कल की तरह भी आज की हम एनालिसिस की शुरुआत करेंगे दूसरे मैच से, क्योंकि मुंबई और जीटी के बीच में मैच जो हुआ वो ज्यादा मजेदार हुआ। पहले मैच के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि उसमें तो राजस्थान रॉयल्स कंपैरेटिवली इजीली ही जीत गई। दूसरे मैच में आपको ये नहीं लगा क्या, अगर आपने ये मैच देखा हो, कि मुंबई इस मैच को, मुझे ऐसा लगता है कि हारने के लिए ही खेल रही थी, और मुंबई ने इस मैच को हारने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अल्टीमेटली वो हार भी गए। और वहीं गुजरात, मुझे ऐसा लगा कि गुजरात ने अपने एक लेवल से ऊपर उठ के गेम खेला है, क्योंकि गुजरात के लिए तो सारी ही चीजें बिल्कुल अगेंस्ट हो गई थी उनकी। जब उन्होंने एक तो पहले टॉस हार गए वो लोग, और टॉस हारने के बाद उन लोगों को मालूम होगा कि देखिए बाद में ड्यू आने वाली है, क्योंकि वो तो होम टीम है ना, गुजरात वाले तो होम टीम है। तो उनको मालूम है कि वहां पे ड्यू आने वाली है, और ऑब्वियसली ड्यू आने के बाद तो कोई भी आदमी पहले बैटिंग नहीं करना चाहेगा, और वो चाहेंगे कि हमको बाद में बैटिंग करने को मिले। हालांकि ये मैं हमेशा से आपसे कहता आया हूं कि मेरा तो ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू है कि ड्यू जब आता है तो मैच बहुत ही वन साइडेड हो जाता है, और ऐसे में अगर ड्यू में बॉलिंग करते हुए कोई टीम मैच जीतती है तो बहुत ही ज्यादा क्रेडिट वाली बात है उस टीम के लिए, और खासतौर पे गुजरात वाली टीम, गुजरात जैसी टीम के लिए, जहां की उनको सेटबैक्स इतने ज्यादा लगे, जिसमें कि उनका कप्तान ही चला गया, और उसके बाद मोहम्मद शामी अनफिट हो गया है, जिसकी वजह से उनकी बॉलिंग को बहुत ज्यादा धक्का लगा है। उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने मैच खेला, मुझे तो लगता है कि उनको आज के मैच जीतने के ऊपर 2 के बजाय 3 पॉइंट्स दिए जाने चाहिए। हालांकि ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मतलब शुरू से ही उनके लिए सारी चीजें बिल्कुल ही, टूर्नामेंट शुरू होने के पहले से ही सारी चीजें गुजरात के अगेंस्ट हो रही थी। जिस तरह से उनका हार्दिक पांड्या ने उनको धोखा दिया, मैं तो यही कहूंगा कि धोखा दिया है। फिर उसके बाद मोहम्मद शामी नहीं है, और उनके यहाँ बॉलिंग में तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि बॉलिंग इनके यहाँ करेगा कौन। अल्टीमेटली उन्होंने उमेश यादव को बड़ी मजबूरी में लिया, क्योंकि उमेश यादव, कहने को देखिए उसको 12 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन उसमें समझ अभी तक नहीं आई है, उसको बॉलिंग करना अभी तक नहीं आया। मैं तो कभी भी उमेश यादव के साथ तो कभी भी रिस्क ना लूं, लेकिन आज देखिए शुभमन गिल ने जो जो भी दांव चले, वो मुझे लगता है कि किस्मत ने उसका साथ दिया, और वो सारे दांव उसके सही पड़े, और अल्टीमेटली वो टीम जीत गई, जिसकी कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्योंकि जब टॉस जीतने के बाद गुजरात ने बैटिंग शुरू की थी, वृद्धिमान साहा और शुभमन गिल थोड़ा ठीक ठाक ही खेल रहे थे, लेकिन शुभमन गिल एक तो गंदा शॉट मार के आउट हुआ। वो शुभमन गिल को थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये टीम अभी उसकी एस्टेब्लिश नहीं हुई है प्रॉपरली, और उसको इस तरह के शॉट्स अवॉइड करने चाहिए। उसे मुझे लगता है कि थोड़ा लंबा खेलने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी टीम में एक वही प्लेयर है जो कि पूरे 20 ओवर खेलने की जिसमें कैपेबिलिटी है, तो ये उसको अपने, ही शुड एक्चुअली ट्राई टू पुट सम हायर प्राइस ऑन हिज विकेट। जिस तरह का शॉट उसने मारा, वो भी पीयूष चावला के ऊपर, मतलब पीयूष चावला ने तो कभी सोचा नहीं होगा कि उसको ये विकेट मिलेगा। शुभमन गिल का विकेट बहुत प्राइज्ड विकेट है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो पीयूष चावला को विकेट मिला तो उसके बाद तो उसका सीना बिल्कुल ही और भी चौड़ा हो गया होगा। हालांकि सीना चौड़ा क्या, उसका तो मोटा ज्यादा है सीना। तो शुभमन गिल के आउट होने के बाद साई सुदर्शन ने बहुत अच्छी बैटिंग की। साई सुदर्शन मतलब पिछले साल से भी अगर आपको मालूम हो और याद हो आपको, तो मैंने जब इसने पहला मैच खेला था तभी मुझे लगा था कि ये लड़का बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, और ये सिर्फ T20 में ही नहीं, ये टेस्ट मैचेस में भी इंडिया को बहुत सर्व करेगा। तो अब मुझे तो उम्मीद है कि ये जल्दी से जल्दी अपनी वनडे और टेस्ट मैचेस की टीम में भी आए इंडिया की, क्योंकि इसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, इसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात ये सॉफ्ट स्पोकन है। तो सॉफ्ट स्पोकन बच्चे मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये पता चलता है कि ये किस तरह के घर के संस्कारों से आते हैं, और इनके लिए जब ये अच्छा करते हैं तो फिर इनके लिए दिल से अच्छा लगता है। तो इस तरह का लड़का है ये, और कहने को तो उसने रन 45 ही बनाए, लेकिन फाइनली आपने देखा कि उसको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला, क्योंकि और किसी ने रन ही नहीं बनाए। तो बहुत ही अच्छी बैटिंग उसने की, और गुजरात के बल्लेबाजों को मुझे लगता है कि पहले मैच में थोड़ी बहुत ये परेशानी हो जाती है अपनी, इतना लंबा टूर्नामेंट है यहाँ पे, पहले मैच में समझ में नहीं आता है, आदमी ग्रूव में नहीं आ पाता है, जिसको कहते हैं ना, कि उसे समझ में नहीं आता है कि मैं किस तरह से इनिंग्स प्लान करूं अपनी, क्या करूं।
तो उसी तरह का कुछ हमको गेम आज देखने को मिला है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गुजरात टाइटंस अजमतुल्लाह उमरजई को खिलाएगी, लेकिन उसको खिलाया और उसने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। बैटिंग भी उसने अच्छी की, बैटिंग में 2-2 छक्के भी मारे उसने, 11 बॉल में 17 रन बनाए। और वो बात अलग है कि कोएट्से की बॉल पे वो बाद में आउट हो गया, लेकिन उसने बैटिंग ठीक ठाक ही की। और T20 में तो देखिए आपके पास बॉल ज्यादा होती नहीं है और इम्पैक्ट सब के कारण आपको एक एक्स्ट्रा बैट्समैन भी मिल जाता है। तो इस वजह से मुझे तो लगता है कि बैट्समैन को कोशिश यही करनी चाहिए कि मैं जितना ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकूं, और उसने वो किया बहुत अच्छी तरह से। डेविड मिलर आज बिल्कुल नहीं चल पाया। डेविड मिलर तो 12 रन बना के आउट हो गया। विजय शंकर तो जब आया तो वो तो बेचारा एक ही तरफ खड़ा ही रह गया, क्योंकि राहुल तेवतिया ने आके पीटना पाटना शुरू कर दिया। राहुल तेवतिया एक मुझे बहुत बढ़िया कैरेक्टर लगता है। उसके चेहरे से पता ही नहीं चलता है कि वो क्या करने वाला है, बट एक्चुअली ही इज अ साइलेंट बीस्ट। बहुत ही बढ़िया वो बैट्समैन मुझे लगता है। बिल्कुल उसको कोई टेंशन नहीं, उसे लगता है कि कोई बिल्कुल साधु टाइप का उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन रहता है, और आके बस छक्के मारने लगता है। वो कहीं से भी कुछ भी मारता है। वो बॉलर बेचारे परेशान हो जाते हैं। सामने वाली टीम का कप्तान जो है वो टेंशन में आ जाता है, बाल नोचने की उसकी हालत हो जाती है कि ये लड़का कहीं से भी मार देता है, कुछ भी कर देता है, कुछ भी शॉट मारता है वो, और हर समय वो कंट्रोल में रहता है। लेकिन बहुत ही मतलब गजब की बात है, चाहे उसको कितने भी रहने दो, मतलब उसको अगर आप बोल दें कि 5 बॉल में तुझे 17 रन बनाने हैं तो वो भी बना देता है। ऐसा बैट्समैन है वो। मुझे तो लगता है कि उसको इंडियन टीम में लेना चाहिए। कम से कम अगर 11 में ना भी लो आप, तो उसको तो 15-17 में तो रखो आप। उसको इसी तरह से मौका देने की कोशिश करनी चाहिए। कुल मिला के इन लोगों ने आखिरी में, देखिए आखिरी में बुमराह ने बॉलिंग बहुत अच्छी की। बुमराह ने तो मतलब आप देखिए 4 ओवर में 14 रन दे के 3 विकेट। लेकिन हालांकि यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि ये हार्दिक पांड्या अपने आप को इतना ज्यादा स्मार्ट समझता है, इसने शुरू के 5-6 ओवरों में ही 5 बॉलरों से बॉलिंग करवा दी, पावर प्ले के दौरान ही। उसमें ये बताइए आप मुझे, जब तुम्हारे पास जसप्रीत बुमराह नाम का वर्ल्ड का नंबर 1 रैंक का बॉलर है, तो आप उससे शुरू में क्यों नहीं बॉलिंग करवा रहे हो? आप क्या, अब अगर इसने बुमराह से पहले बॉलिंग करवाई होती तो हो सकता है कि गुजरात के 2 विकेट पावर प्ले में ही गिर गए होते। और T20 में अगर आप पावर प्ले में 2 या 3 विकेट गिरा देते हैं तो सामने वाली टीम तो वहीं बिल्कुल धराशायी हो जाती है। ये बेसिक चीजें कौन समझाएगा इसको, हार्दिक पांड्या को? मतलब वो ये कब लेके आया है? इसने चौथे ओवर में बुमराह को बॉलिंग दी है, जिसमें उसने साहा को आउट किया है। तो ये भैया तुझे पहले करना चाहिए था ना, बुमराह से पावर प्ले में 2 ओवर करवाओ ना, और वो वहां पे 2 या 3 विकेट निकाल देगा तो आपका तो काम हो जाएगा। और अगर मान लीजिए उसने विकेट नहीं भी निकाले तो कोई भी बैट्समैन उसको उस तरह से पीटेगा नहीं जैसे कि नॉर्मली पावर प्ले में बैट्समैन पीटते हैं। तो आपका दोनों तरफ से काम होता है, बाद में आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हो। और मुझे तो उम्मीद है कि अगर बुमराह बॉलिंग करेगा पावर प्ले में तो इसको तो विकेट भी मिलेंगे। जब आप पावर प्ले में ही विकेट लेके अगर कमर तोड़ सकते हो सामने वाली टीम की, तो आप उनको सेट होने का मौका क्यों देते हो? आप फिर मिडिल ओवर में उसको, बुमराह को 1 ओवर के लिए लेके आता है, फिर उसके बाद आखिरी में 2 ओवर के लिए लेके आता है। शुरू में कम से कम 2 ओवर डलवाओ, और नहीं तो कम से कम पहला ओवर तो डलवाओ। चौथा ओवर क्यों देना है उसको? आपने फिर भी 3 ओवर दे दिए ना सामने वाले बैट्समैन को पीटने के लिए, उन्होंने पीट भी दिया, 30 रन ठोक दिए ना उन्होंने 3 ओवर में। फिर चौथे ओवर में बुमराह को लेके आए जब उसने फिर विकेट लिया, तो आप यही उससे पहले ओवर में करवा देते तो कम से कम स्कोर इतना ज्यादा नहीं बनता। हालांकि उसके बावजूद भी गुजरात कोई बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं बना पाई। 168 वाज नॉट अ वेरी वेरी बिग स्कोर इतने बड़े ग्राउंड में ऊपर, और ऊपर से आपको मालूम है कि ड्यू भी गिरने वाली है। उसके बाद तो आप मतलब बहुत आसानी से आपको मैच जीतना चाहिए था मुंबई को। लेकिन मुंबई भी पता नहीं क्या, मुंबई भी ऐसे हैं कि इनका रिकॉर्ड है कि आईपीएल में पहला मैच तो हमेशा ही हारते हैं। इसी तरीके से काम शुरू किया। ईशान किशन, वो मेंटल फटीग वाला अपना पेशेंट, देखिए आज क्या किया, आज भी 0 पे आउट हुआ है। ये इसने जो हरकत की है ना, ये जो बीसीसीआई के साथ छुप छुप के, और ये टेस्ट वो जो साउथ अफ्रीका से ये भाग के आया, फिर उसके बाद ये रणजी ट्रॉफी खेलने नहीं गया, और ये सब ये दिमाग में, इट प्लेज ऑन द बैक ऑफ द माइंड। तो अब इसकी वजह से इसका दिमाग थोड़ी है, यहाँ पे कंसंट्रेशन पूरी तरह नहीं है गेम में। इसके दिमाग में ये हार्दिक पांड्या के साथ ये जाके प्रैक्टिस कर रहा था। ये
आईपीएल के लिए, जबकि बाकी पूरी जीत बीसीसीआई और कोच और सबको सब लोग ये बोल रहे थे कि तू जाके रणजी ट्रॉफी खेल, लेकिन नहीं खेला। अब मुझे लगता है कि इसको परेशानी होने वाली है इस बार आईपीएल में, क्योंकि देखिए आदमी जब गलत काम करता है ना तो उसको खुद को तो मालूम रहता है ना कि मैं गलत कर रहा हूं। वो दुनिया भले ही कुछ कहे कुछ नहीं कहे, या आपके जो साथ उठने बैठने वाले जो लोग हैं, या जो आपकी चमचागिरी करने वाले लोग हैं, वो तो आपको नहीं कहेंगे कि आप ये गलत कर रहे हो, लेकिन मन में तो आपको पता रहता है ना कि आप गलत कर रहे हो। ये उसी का फल है। ये अभी इसका दिमाग ठिकाने नहीं है और ये इसके लिए परफॉर्मेंस करना मुश्किल होगा, क्योंकि एक मन में गिल्टी कॉन्शियस तो रहता है ना। रोहित शर्मा ने अच्छी बैटिंग की। हालांकि रोहित शर्मा से मुझे वही शिकायत है, इसको कितनी बार मैंने देखा है ये स्वीप मारते हुए आउट होता है, और ये स्वीप क्यों मारता है, और वो भी विकेट की बॉल की स्वीप। आप आज भी वैसे ही आउट हुआ, मतलब हद ही हो गई है। साई किशोर, हालांकि साई किशोर ने बॉलिंग बहुत ही अच्छी की। साई किशोर और अपना ये राशिद खान, इन लोगों ने तो बिल्कुल बांध के रख दिया। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की। ड्यू में गीली हुई बॉल से किस तरह से बॉलिंग की जाती है, ये इन दोनों से आज मतलब सीखना चाहिए बॉलर्स को। कितनी बढ़िया बॉलिंग की है इन दोनों ने, गजब ही कर दिया एकदम। और उसके बाद लेकिन डेवाल्ड ब्रेविस को आज मैंने पहली बार खेलते हुए देखा। ये पहले भी आईपीएल में एक आध बार खेला, लेकिन मैं वो शायद मैच देख नहीं पाया था। आज इसने बहुत ही बढ़िया बैटिंग की, बहुत बढ़िया। और इन लोगों ने, लेकिन ये भी मुझे लगता है कि मुंबई वाले थोड़ा अपना जो बैटिंग ऑर्डर को अभी ये टेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शुरू के 2-3 मैचेस में, ये आईपीएल के मैचेस में ये लोग टीमें अपना कॉम्बिनेशन सेट करने की कोशिश करती हैं। मुझे लगता है कि अब डेवाल्ड ब्रेविस को खिलाएंगे। नमन धीर ने तो आके क्या पिटाई की है, 10 बॉलों में 20 रन ठोक दिए उसने। वो जिस टाइम खेल रहा था मुझे तो लग रहा था कि 3-4 ओवर में खत्म कर देगा मैच। खत्म कर देगा मतलब ऐसा कर देगा स्कोर कि ये गुजरात वाले बिल्कुल पानी मांगने लगेंगे, और हालत वैसी हो भी जाती। लेकिन वो तो आजमत उमर जाई ने बहुत अच्छी बॉल फेंक दी, उसकी स्किड हो गई बॉल, तो वो सीधी लग गई, उसके मिस हो गई बॉल, उससे एलबीडब्ल्यू हो गया वो। और बाद में तो एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि आप ये देखिए, जिस टाइम ईशान किशन, नमन धीर, रोहित शर्मा आउट हुए, उसके बाद चौथा विकेट गिरा है 16वें ओवर में डेवाल्ड ब्रेविस। उस टाइम तक तो हालत ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल मतलब जीटी हार ही गई थी मैच। लेकिन मोहित शर्मा ने क्या कैच पकड़ा क्या, वो चिपक गया उसके हाथ में। ऐसा उसके हाथ से तो छूट ही गई थी, लेकिन वो किसी तरह से आ गई। और मोहित शर्मा, उसका वो मेरेकुलस हैंड है, वो गोल्डन हैंड कह लें आप उसको या कुछ भी कह लें, वो हमेशा पिछली बार भी उसने ऐसी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। डेवाल्ड ब्रेविस बेचारा पागल हो गया, उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, बाल नोचने लगूं अपने। इस तरह का कैच मोहित शर्मा ने पकड़ लिया उसका। फिर उसके बाद टिम डेविड को तो आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको तो हवा ही नहीं लगी। मतलब आप देखिए, आखिरी 5 ओवर में मुंबई के 7 विकेट बाकी थे और इनको 43 रन चाहिए थे। मतलब T20 के मैच में आखिरी 5 ओवर में 30 बॉलों में 43 रन कुछ भी नहीं होता है। हमने देखा है कल, क्या 5 ओवर में 86 रन चाहिए थे एसआरएच को, और वो जाके वो 4 रन से मैच हारे हैं। तो आज ये 5 ओवर में 43 रन कौन सी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उसके बावजूद मुंबई हार गई है मैच। तो दाद देनी पड़ेगी गुजरात के बॉलर्स की, जिस तरह से इन लोगों ने प्रेशर को हैंडल किया, जिस तरह से बॉलिंग की और जिस तरह से खासतौर पे फील्डिंग की। इन लोगों ने कैचिंग भी बहुत अच्छी की, फील्डिंग बहुत अच्छी की, और कुल मिला के जीटी ने बहुत अच्छा मैच जीता। ये हारा हुआ मैच था एक्चुअली। ये बिल्कुल बोनस पॉइंट्स हैं इनके लिए। ये मैच मुंबई को किसी भी हालत में हारना नहीं चाहिए था। ये मुंबई ने बहुत गलत काम किया है। और जैसा कि कल मैं कह रहा था कि आज के दोनों मैचेस में एक तो राजस्थान जीतेगी और दूसरी मुंबई जीतेगी, लेकिन मुंबई के केस में मैं गलत हो गया सिद्ध, क्योंकि मुंबई ने अपने हाथों से ये मैच हारा है। ये मैच गुजरात ने जितना जीता है उससे ज्यादा मुंबई ने हारा है, क्योंकि ऐसे इस तरह की गंदी बैटिंग की उम्मीद मुझे नहीं थी। ठीक है, बॉलिंग गुजरात ने अच्छी की, फील्डिंग अच्छी की, लेकिन फिर भी 5 ओवर में 43 रन, और वो भी 7 विकेट के साथ, आप कैसे हार सकते हो मैच। तो और उसके बाद आपने देखा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में किस तरह का मैनरिज्म है ये हार्दिक पांड्या का। आज जनता गालियां दे रही थी वहां, वो जनता गालियां तो खैर किस वजह से दे रही थी वो हमको सबको पता है।
कि इसने जो गुजरात टाइटंस को धोखा दिया है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए उसका मैनरिज्म, वो जिस तरह से बात करता है, मतलब वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ईगो का पुतला है ये, अहंकार का पुतला है ये एकदम। जैसे मतलब कि अरे मतलब इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस टू मी, ये कहा तो नहीं उसने, लेकिन उसके मैनरिज्म से यही दिखता है, यही नजर आता है कि अरे ये तो ठीक है, बच्चे जीत गए हैं आज, कोई बात नहीं, इनको तो मैं देख लूंगा। तो ऐसा नहीं होता है। ये आपको जरा वहां पे सामने वाले को क्रेडिट देना चाहिए और थोड़ा तमीज से बात करनी चाहिए। ये क्या तरीका है? ये इसका हमेशा से ये होता है, जिस तरह से बात करता है कोई भी आदमी, जिसको भी जरा सी भी बॉडी लैंग्वेज की अगर समझ है, उसको समझ में आना चाहिए कि ये सामने वाले को कुछ समझता ही नहीं है। और सामने वाले को समझने ना समझने का सवाल नहीं है। आज खुद हार्दिक पांड्या की क्या परफॉर्मेंस है, बॉलिंग करने चले आते हो तुम और पहले 2 ओवर में ही 20 रन ठुकवा दिए। अब लेकिन चक्कर क्या है, कप्तान हो तो फिर तो बॉलिंग तो तुम कभी भी कर ही सकते हो। उसके बाद तीसरा ओवर भी करने चले आए, मतलब हद ही कर दी है। हार्दिक पांड्या ने कितनी गंदी बॉलिंग की है आज, 3 ओवर में 30 रन पिटवाए। क्या है ये गुजरात टाइटंस के लिए बहुत अच्छा हुआ। गुजरात टाइटंस को जिस तरह के डेंट्स लगे हैं टीम के हिसाब से भी और टॉस हारने के हिसाब से भी, उस हिसाब से इन लोगों ने मैच जीता। ये बहुत ही अच्छा हुआ काम। आई एम वेरी हैप्पी फॉर शुभमन गिल एंड आशीष नेहरा बोथ, क्योंकि इन लोगों को काफी परेशानी हुई है हार्दिक पांड्या की वजह से। तो ये तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया। अब हम बात करते हैं कि आज के पहले मैच में क्या हुआ। तो आज का पहला मैच जो हुआ वो अपने राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीत के आज पहले बैटिंग कर ली। मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, लेकिन ठीक है, अब वो लोग जानते होंगे विकेट के बारे में, क्योंकि वो तो उनका होम ग्राउंड है। जॉस बटलर ने वहीं से शुरू किया जहां से वर्ल्ड कप में उसने खत्म किया था। मैं आपको याद होगा प्रीव्यू मैच जब मैंने किया था, प्रीव्यू मैच का वीडियो जब मैंने किया था, इन लोगों की जब एनालिसिस की थी, तो मैं यही कह रहा था ना कि जॉस बटलर के तो बल्ले में तो बॉल लगी नहीं रही, बल्ले की एज में ही बॉल लग रही थी पूरे वर्ल्ड कप में। आज भी वही हुआ। एक तो ये बिल्कुल अभी तक इसकी टेक्निक वो सुधरी नहीं है, ये बहुत दूर से आज इसने शॉट मारा है। इसका बॉल के पिच के ऊपर पैर गया ही नहीं, इसने दूर से शॉट मार दिया और ये कॉट बिहाइंड हो गया 11 रन बना के। और फिर यशस्वी जायसवाल अच्छा खासा खेल रहा था, लेकिन यशस्वी जायसवाल के साथ यही प्रॉब्लम है, वो जब मारने पे आता है तो फिर मारता ही चला जाता है, ना बॉल देखता है ना कुछ। और किस्मत से उसकी लग भी जाती है कई बार, लेकिन आज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो आउट हो गया 24 रन पे। लेकिन संजू सैमसन ने बहुत बढ़िया बैटिंग की, जैसे कि वो हर आईपीएल में पहले मैच में करता है। आपने देखा होगा कि ये हर आईपीएल के पहले 1 या 2 मैचेस में सेंचुरी भी बना देता है, 80-90 भी बना देता है, और उसके बाद फिर ये सेटल हो जाता है बाकी सारी मैचेस में 20, 25, 30, बस इस तरह की। तो मुझे उम्मीद है कि इस आईपीएल में ये ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अब इसको समझ में आना चाहिए कि इस आईपीएल में अगर परफॉर्म करेगा तो वर्ल्ड कप T20 जो होने वाला है उसमें इसका चांस बनेगा। अगर यहां पे इसने स्कोर नहीं किया तो फिर भूल जाए वर्ल्ड कप की टीम। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब इसको थोड़ा मैच्योरिटी से खेलना पड़ेगा, खेलना चाहिए, कि जिस वजह से ये जो अपनी पुरानी जो ये इसका तरीका है खेलने का, कि पहले मैच में सेंचुरी बनाओ या दूसरे या तीसरे में 70, 80, 90 बनाओ और उसके बाद बस 20, 25, वो उससे काम चलेगा नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आज जॉश बटलर आउट हुआ है, तो ये शायद इस आईपीएल में भी इसका स्कोर हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो आउट होने के तरीके से ऐसा लगा मुझे कि ये अभी तक इसका लीन पैच जो है वो गया नहीं है, और इसलिए संजू सैमसन को थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उसके अलावा तो किसी ने कुछ बनाया ही नहीं। रियान पराग ने मुझे काफी सरप्राइज किया, जो मतलब आज 29 बॉलों में 43 रन बनाए। उसने अच्छा खासा 3 छक्के भी मारे। तो हालांकि ग्राउंड छोटा था, लेकिन फिर भी छक्के तो छक्के ही होते हैं, ग्राउंड छोटा है तो सारे क्यों नहीं मार लेते। तो रियान पराग ने बहुत दिनों के बाद कुछ रन बनाए हैं। और ये राजस्थान रॉयल्स ने, जब हमने सुना कि ये चौथे नंबर पे बैटिंग करेगा, तो मुझे तो थोड़ी घबराहट ही हो गई थी राजस्थान रॉयल्स के लिए, लेकिन इसने आज तो परफॉर्म किया है। और इसकी वजह से ही
स्कोर थोड़ा ठीक ठाक बन गया। राजस्थान रॉयल्स ने 193 रन्स बना दिए, हालांकि उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन संजू सैमसन का था और रियान पराग ने अच्छा साथ दिया उसका। बाकी आखिरी में आके ध्रुव जुरेल ने थोड़े 12 बॉल में 20 रन बना दिए, तो कुल मिला के ये ठीक ठाक हो गया काम। मोहसिन खान ने लखनऊ की तरफ से बड़ा निराश किया, उसने बहुत ही गंदी बॉलिंग की, मुझे काफी उम्मीद थी उससे, लेकिन उसने बहुत ही गड़बड़ काम किया, बहुत ही बेकार बॉलिंग उसने की। नवीन उल हक ने ठीक ठाक है, 4 ओवर में 40 रन दिए, लेकिन 2 विकेट भी लिए। अब अगर आप 45-50 रन पड़वाते हो तो 2-3 विकेट ही ले लो कम से कम, लेकिन मोहसिन खान ने तो वो भी कुछ नहीं किया। कृणाल पांड्या ने सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में सिर्फ 19 रन दिए। रवि बिश्नोई की पिटाई हो गई आज। रवि बिश्नोई को अब समझना चाहिए कि सिर्फ गुगली फेंकने से काम नहीं चलेगा। अब धीरे धीरे क्या है, लोगों को समझ में, हालांकि पिछले साल ही आ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे ताज्जुब है कि क्यों नहीं आया। अब लेकिन लोगों को समझ में आ गया है, तो अब आज के मैच में पिटाई हुई है, मुझे लगता है आगे के मैचेस में भी पिटाई होगी इसकी, क्योंकि इसको थोड़ा सा अपनी बॉल में वेरिएशन लाना पड़ेगा। अब लेग स्पिनर हो तो लेग स्पिन तो करो कभी, कि सिर्फ गुगली फेंकते रहोगे। फिर उसके बाद यश ठाकुर बेचारा 3 ओवर में 43 रन, गजब की पिटाई हुई इसकी। और फिर जब ये लोग बैटिंग करने आए तो क्विंटन डिकॉक का भी बैड लक जो है या बैड फॉर्म जो है उसका चला ही आ रहा है। वो ऐसे 20 में भी उसका कुछ परफॉर्मेंस नहीं हुआ, वर्ल्ड कप के बाद से एकदम ढोस हो गया है ये क्विंटन डिकॉक। केएल राहुल ने लेकिन बहुत ज्यादा स्लो खेला गेम। मैं मान लिया कि क्विंटन डिकॉक आउट हो गया, देवदत्त पडिक्कल आउट हो गया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप 25 बॉल तक 25 रन ही बनाओगे। ये केएल राहुल के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसको बहुत जल्दी ये लगने लगता है कि बस अब मैं आउट हुआ तो क्या होगा। अरे भैया, तुम अगर आउट नहीं भी होगे तो बाद में आस्किंग रेट इतनी ज्यादा हो जाएगी कि फिर तुम क्या कर पाओगे। तो एक मतलब मैं कहता हूं 25 बॉल में आप 50 रन मत बनाओ, लेकिन कम से कम 25 बॉल में 37 रन तो बनाओ यार। यही प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ही आज का मैच लखनऊ हारी है कि बाद में तुमने रन बनाए। मैंने मान लिया कि बाद में तुमने रन बनाए 44 बॉलों में 58, तो ये जो डिफरेंस है इसको पहले कम करना चाहिए बजाय बाद में। ये जो 14 रन तुमने बॉलों से ज्यादा बनाए हैं, ये 25 बॉल में 39 होने चाहिए थे। तो अब उसकी वजह से क्या होता है कि फिर वहां जब मिडिल ओवर्स में जब रन नहीं बनते हैं और आस्किंग गिर जाते हैं, और उसके बाद आपके पास ये गैप बहुत ज्यादा होता है क्योंकि आपको रन ज्यादा स्कोर करने हैं, तो उस टाइम फिर आपके लिए वो रन बनाना मुश्किल हो जाता है। शुरू में ही आप गैप को कम करो और आस्किंग रेट को कंट्रोल में रखो। ये इसने ध्यान नहीं दिया। बाद में निकलस पूरन ने तो आके बड़ी धुलाई की, 41 बॉल में 64 रन बनाए, 4 चौके 4 छक्के, लेकिन तब तक आस्किंग रेट बहुत ज्यादा हो चुकी थी, फिर ये कुछ कर नहीं पाए। वो मार्कस स्टोइनिस भी आउट हो गया क्योंकि फिर बॉल है ही नहीं ना खेलने के लिए, बस कुछ कर ही नहीं सकते हो आप। अल्टीमेटली 20 रन से मैच हार गए। तो ये लखनऊ के साथ तो मुझे ये उम्मीद थी कि ये कुछ गड़बड़ ऐसी ही करेंगे। और केएल राहुल जहां कप्तान हो, केएल राहुल तो फिर केएल राहुल की कप्तानी पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। केएल राहुल ये मतलब पता नहीं क्या करेगा इस टीम का। ये कप्तानी में बहुत गड़बड़। फिर बैटिंग में जो इसकी अप्रोच थी, वो क्या, तुम कप्तान हो के तुमको समझ में नहीं आ रही ये चीज, तो फिर क्या हो सकता है। तो कुल मिला के ये 2 मैचेस की एनालिसिस थी। आप बताइए आपको क्या लगता है। मुंबई ने बहुत गलत मैच हारा है और गुजरात टाइटंस वाकई बहुत अच्छा मैच जीती है। इधर लखनऊ में केएल राहुल ने बहुत कबाड़ा किया है। केएल राहुल की वजह से लखनऊ आज मैच हारी है। संजू सैमसन ने बैटिंग बहुत अच्छी की। तो बताइए आपको क्या लगता है कि कुछ और हो सकता था क्या, कि मुंबई किसी तरह से जीत सकती थी, या आज लखनऊ सुपर जायंट्स कुछ और कर सकते थे। इनकी अप्रोच में क्या डिफरेंस होना चाहिए था। आई वुड लाइक टू हियर योर कमेंट्स। कल मैच है आरसीबी और पंजाब का। तो पंजाब तो पहला मैच अपना जीत चुकी है, आरसीबी हार चुकी है। अब आरसीबी के ये चेन्नास्वामी में मैच है इनके साथ। अब चेन्नास्वामी में वहां तो जाके बहुत बड़ी रन फीस्ट लगने वाली है कल। अब इसमें क्या होगा, अगर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करेगी, क्योंकि बाद में बैटिंग करना बड़ा आसान है। अब अगर आरसीबी बदकिस्मती से टॉस हार गई और इनकी पहले बैटिंग आ गई, तो इनके मैच हारने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि पंजाब की टीम में टुल्लों की कमी नहीं है, जो हम देख चुके हैं। कल परसों के मैच में हमने देखा था कि पंजाब के टुल्ले बड़े खतरनाक हैं वहां। और फिर बाद में फिर चिन्नास्वामी ऐसा ग्राउंड है कि वहां तो कोई भी आके पीटता है, कोई भी आके चलाता है, लप्पे चलाता है।
तो अब कल आरसीबी का टॉस जीतना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो पहले फील्डिंग करें। अदरवाइज 2 में से 2 मैच हार जाएगी आरसीबी, क्योंकि ये चिन्नास्वामी में तो ये खुद अपने मैच हारते ही है, इनका रिकॉर्ड ऐसा ही है। तो चलिए मिलेंगे कल के मैचेस के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।